और थोड़े से अंतराल के बाद मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आपको ज्ञान का अक्षय भंडार मिले, अक्षय तृतीया पर यही कामना की जा सकती है। ज्ञान का अक्षय भंडार प्राप्त करते हुए आपकी कीर्ति अक्षय बने, आप एक श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में इस राष्ट्र का निर्माण करने में जहाँ भी पहुँचे वहाँ योगदान दें, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को मूल्यवान बनाएं। इसी कामना के साथ हम इस अद्यतन तकनीक के साथ अध्यापन का कार्य जारी रखे हुए हैं। तो वस्तुनिष्ठ अभ्यास 12 गणित पेडागोगी का जो है उसको प्रारंभ करने। पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, गणित के निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? यानी गणित में जो रिमीडियल टीचिंग हम लोग करते हैं उसका क्या उद्देश्य है? प्रगति पत्रक को केवल भर देना चाहिए या सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है उसके लिए पेपर बना देना चाहिए, या बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियां हैं, जो लर्निंग गैप्स हैं, उनको पहचानना चाहिए, या अभिभावकों को फीडबैक देना चाहिए? तो गणित का जो निदानात्मक परीक्षण है जिसमें चीज़ों को पता लगाया जाता है, पता लगाने का भाव किस ऑप्शन में ये आपको दिखाई दे रहा होगा? जी हाँ, जो रिक्तियां हैं लर्निंग गैप्स, यानी इसका ऑप्शन सी एकदम पेडागोगी के अनुसार करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भिन्न की अवधारणा यानी बटे वाली संख्याओं की जो अवधारणा है उसको परिचित कराने के लिए अपने बच्चों से आप एक शिक्षक के रूप में कैसी शुरुआत कर सकते हैं? a बटा b के रूप में भिन्न लिखना सिखा दो, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये पूर्ण रूपेण गणितीय भाषा है, अमूर्त भाषा हो गई है। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भाग हैं, उनको पहचानने का अभ्यास शुरू कराएं। विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान कराएं, ये भी टेक्निकल चीज है। संख्या रेखा पर भिन्न को ढूंढें, ये भी आगे का कार्य है। तो यहाँ बात है अवधारणा से परिचित कराने की, यानी विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी यू हैव टू स्टार्ट विद दी स्मॉल किड्स। छोटे बच्चों के साथ हमें किस तरह शुरुआत करनी है भिन्नों की। तो जहाँ भी एनसीएफ पेडागोगी बात करें उस चीज़ को हमें चुनना है। तो मुझे लगता है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना, चाहे वो केक काट कर खा रहे हैं, चाहे चॉकलेट के टुकड़े कर रहे हैं उस समय, या हम किसी भी आसपास की चीज़ों से हम उसे भिन्न की अवधारणा बच्चे के मस्तिष्क में स्थापित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बी उत्तर इसका ठीक होना चाहिए। जी हाँ, कंप्यूटर महाशय ने भी यही बताया है। अगला प्रश्न देखें, निम्न गणितज्ञों में से सबसे प्राचीन गणितज्ञ महाशय कौन है? श्रीधराचार्य, नारायण पंडित, आर्यभट्ट और महावीराचार्य। जी हाँ, निसंदेह भारत के सबसे प्राचीन गणितज्ञ, अत्यंत महान, उनको आप पहचान चुके हैं, जिन्होंने हम सबको पाई का मान दिया, आर्यभट्ट, जिनके नाम से आज भी अक्षय कीर्ति भारत की सारी दुनिया में। आइए 169वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लीलावती पाटीगणित की एक महत्वपूर्ण किताब है। नारायण पंडित, भास्कराचार्य सेकंड, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट प्रथम? बहुत ध्यान से करना है। जी हाँ, भास्कराचार्य द्वितीय की ये पुस्तक है लीलावती, जो कि हमारे लिए गणित का एक कीर्ति स्तंभ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की है, एक पूरी टेबल है जिससे महत्वपूर्ण ग्रंथ और गणितज्ञों के नाम आते हैं। महावीराचार्य, फ्रेडरिक फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी या आर्यभट्ट। यहाँ पर इसको शुद्ध करेंगे, पेस्टिलॉजी की जगह पर पेस्टोलॉजी करेंगे, या पेस्टोलॉजी भी इनका नाम है। तो गणित सार संग्रह इनमें से किसका है? फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी हो नहीं सकते, तो आपको महावीराचार्य और आर्यभट्ट में से ही चुनना है। जी हाँ, और सही उत्तर है महावीराचार्य। इनके द्वारा गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी गई जिसने बहुत ख्याति प्राप्त की। अगला प्रश्न 171 ये रहा स्क्रीन पर, बालक में ज्ञान के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं आप? शिक्षण विधियों के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, अभिरुचि के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ये भी स्पेलिंग ठीक करेंगे, ये जो वर्तनी है उपरयुक्त करेंगे इसको, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण विधि से, प्रेरणा से, अभिरुचि से ज्ञान के प्रति आप रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं जिससे बच्चा उस पढ़ाई को प्रारंभ कर सके? शिक्षण विधि, प्रेरणा, अभिरुचि तीनों एक से एक बराबर टक्कर की हैं। अब आप इसमें चिंतन करें कि शिक्षण विधि से रुचि उत्पन्न करेंगे, उसे प्रेरित करके रुचि उत्पन्न करेंगे, या अभिरुचि से ही रुचि उत्पन्न करेंगे। याद कीजिएगा। जी हाँ, इसमें राजमार्ग जो सीखने का कहा गया है वो है प्रेरणा। मोटिवेशन में सब कुछ निहित है। रुचि से रुचि तो उत्पन्न की नहीं जा सकती। शिक्षण विधि आपकी श्रेष्ठ है, लेकिन बच्चा अभी मन से तैयार नहीं है, पहले उसे प्रेरित किया जाएगा। जैसे जामवंत जी ने पहले हनुमान जी को प्रेरित किया, तब वो क्रिया में बदली चीज, तब समुद्र पार गए। तो सबसे पहले मोटिवेशन, देन एक्शन।
आइए आगे देखें। बाल उद्यान विधि जिसे हम किंडरगार्टन कहते हैं, उसके प्रणेता कौन हैं? आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, फ्रेडरिक फ्रॉबेल इसके प्रणेता हैं और इसमें निसंदेह ये प्रश्न में कोई शंका की बात नहीं है, तो ये हम चुनते हैं। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रायोजना या परियोजना किलपैट्रिक महोदय। खोज विधि, ध्यान कीजिएगा, खोज विधि के प्रवर्तक हैं आर्मस्ट्रांग महोदय, ई आर्मस्ट्रांग इनका पूरा नाम है, तो इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। आगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा मानेंगे? लक्ष्य, उदाहरण, तर्क या निर्णय। इस तरह के बिंदु पर पहले भी चर्चा हुई है किसी अन्य परीक्षा में, तो आप ध्यान करेंगे कि आगमन विधि उदाहरणों से नियमों की ओर जाती है। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल्स उपलब्ध नहीं होंगे तो आप आगमन बना ही नहीं सकते, तो उदाहरण सबसे बड़ा बिंदु होगा, तो बी उदाहरण इसका ठीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? ऑडियो विजुअल, जिसे हम सुन भी सकें और देख भी सकें। श्यामपट्ट को केवल देखा जा सकता है, रेडियो को केवल सुना जा सकता है, चार्ट को केवल देखा जा सकता है और टीवी को, जी हाँ यही सही उत्तर है, दृश्य श्रव्य माध्यम इनमें से टीवी है। आगे देखें, ह्यूरिस्टिक शब्द का आखिर अर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं, कोई इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं, खोजना ही ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरेका शब्द का ही अर्थ है मैंने खोज लिया, तो खोजना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ड्रिल कार्य यानी अभ्यास। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जी हाँ, अभ्यास कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है, कार्य जल्दी करे व्यक्ति, कार्य शुद्धता के साथ करे, आत्मविश्वास का विकास हो और उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें गणित के अभ्यास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जब कोई छात्र किसी गणितीय समस्या का समाधान बिना कागज और पेंसिल के कर ले तो उसे आप क्या कहेंगे? मौखिक कार्य, गृह कार्य, लिखित कार्य या उपरोक्त सभी? तो जैसा कि आप दिख रहे हैं, आपके सामने आप बिल्कुल स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि कागज और पेंसिल का यूज नहीं है, तो वो कार्य मौखिक कार्य कहलाएगा, तो हमारा सही उत्तर है मौखिक कार्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उनमें हम सीधे सीधे उत्तर रखने की स्थिति में होते हैं, तो व्याख्यात्मक प्रश्न, रिकॉल क्वेश्चन, खाली स्थान की पूर्ति और सही गलत पर निशान लगाना, इनमें से कौन जो है वो भिन्न है, जिसका आकार भी बड़ा है और जिसमें चीजें भी ऑब्जेक्टिविटी की बजाय डेस्क्रिप्टिव हो रही हैं? तो ऑब्जेक्टिव से विलोम होता है डेस्क्रिप्टिव, तो निश्चित रूप से व्याख्यात्मक यानी ए जो है वो इन तीनों से भिन्न होने के कारण यही इसका ठीक उत्तर है, तो ए व्याख्या सही होता है। अगला जो अभ्यास है, अभ्यास क्रमांक 13, उसे लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर होता हूँ। निरंतर अभ्यास करते रहिए।